स्टूडेंट्स, वीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा बीकॉम पार्ट 3 के एबीएसटी के फर्स्ट पेपर ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है आंतरिक नियंत्रण उपाय। इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य कि आंतरिक अंकेक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आंतरिक निरीक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य व्यवसाय के प्रबंधकों को यह विश्वास दिलाना है कि उनके द्वारा लागू की गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली प्रभावशील है। दूसरा जो उद्देश्य है वह है यह देखना कि व्यवहार अधिकृत है, कि उसके द्वारा जो व्यवहार किए गए हैं वो अधिकृत ऑथोराइज्ड है। ये निर्धारित करना कि व्यवसाय में जितने भी व्यवहार हुए हैं वे सब अधिकृत हैं। तीसरा, छल कपट को ढूंढना। आंतरिक अंकेक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि यदि गुटबंदी के द्वारा छल कपट हुए हैं तो वे भी शीघ्र पकड़ में आ जाए। चौथा है छल कपट को रोकना। छल कपट को पकड़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि छल कपटों को रोकना भी आवश्यक है कि व्यवसाय के कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालकर छल कपट को रोकना भी इसका उद्देश्य है। पांचवा, अशुद्धियों को रोकना व ज्ञात करना। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालकर उसे सावधानी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इससे अशुद्धियां कम होती हैं। यदि कुछ अशुद्धियां आंतरिक निरीक्षण द्वारा भी पकड़ में न आए तो वे आंतरिक अंकेक्षण द्वारा पकड़ में आ जाती हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है वैधानिक अंकेक्षण को सुगम बनाना। मतलब ये जो सब कार्य किए जाते हैं इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि वैधानिक अंकेक्षण सुगम हो। इसका उद्देश्य वैधानिक अंकेक्षण द्वारा वार्षिक अंकेक्षण कार्य को सुगम बनाना भी है। यदि व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण का संतोषप्रद प्रबंध है तो वैधानिक अंकेक्षण शीघ्र और सुगमता से समाप्त हो जाएगा। सातवां, संपत्तियों के लेखे व सुरक्षा की व्यवस्था को देखना। इसके द्वारा यह भी देखा जाता है कि संपत्तियों का लेखा ठीक किया गया है और उसका सब प्रकार की क्षतियों से रक्षा के लिए उचित प्रबंध कर दिया गया है। मतलब कहीं भी संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। आठवां जो पॉइंट है प्रक्रियाओं में सुधार करना। व्यवहारों के लेखे के संबंध में जो क्रियाएं हैं उनकी कमजोरियों को निकालना और आवश्यक सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। अगला जो पॉइंट है वो है योजनाबद्धता की जांच करना। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा यह भी देखा जाता है कि व्यवहार में जो योजना बनाई गई थी तथा जो प्रक्रिया नियत की गई थी उन्हीं के अनुसार कार्य हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्निरीक्षण करना, कि कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य का दोबारा निरीक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। कार्य करने के बाद में उसका पुनर्निरीक्षण कर लिया गया है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग की आवश्यकता है। ये जो आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है इसका जो विभाग है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पहली जो प्रमुख आवश्यकता है वो है पर्याप्त कर्मचारी। अंकेक्षक के पास यदि स्टाफ पर्याप्त नहीं है तो वह प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता। अतः सबसे आवश्यक यह है कि आंतरिक अंकेक्षक के पास पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। योग्य कर्मचारी यानी
पर्याप्त कर्मचारी ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों का योग्य होना भी आवश्यक है। एक सफल आंतरिक अंकेक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारी ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों का योग्य होना भी उतना ही अनिवार्य है। पर्याप्त स्वतंत्रता। आंतरिक अंकेक्षक के लिए एक स्वतंत्र वातावरण का मिलना मुश्किल होता है। कंपनी का कर्मचारी होता है और कंपनी के ही किसी अधिकारी को रिपोर्ट देनी होती है, इसलिए वह अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता जितना कि एक वैधानिक अंकेक्षक कर सकता है। फिर भी उसे अग्रलिखित बातों की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। मतलब वैधानिक अंकेक्षक की जितनी स्वतंत्रता भी नहीं, तो कुछ प्रमुख स्वतंत्रताएं मिलना आवश्यक है। जैसे पहला पॉइंट है अंकेक्षण कार्य संबंधी स्वतंत्रता, दूसरा रिपोर्ट के संबंध में, और तीसरा कर्तव्य विभाजन के संबंध में। आंतरिक अंकेक्षण विधि, इंटरनल ऑडिट मेथोडोलॉजी। जब आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र लेखा के अतिरिक्त आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की ओर भी बढ़ता जा रहा है, आंतरिक अंकेक्षण विभाग को किसी क्रिया की जांच कार्य सुपुर्द किया जाता है, तो इस विभाग के द्वारा अग्रलिखित विधि अपनाई जानी चाहिए। पहला जो पॉइंट है, जिस कार्य की जांच करनी है उसे परिभाषित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, जैसे यदि क्रय प्रक्रिया की जांच करनी है तो ये निर्धारित किया जाना चाहिए केवल सामग्री के क्रय की प्रक्रिया की जांच की जाएगी अथवा संपत्ति आदि समस्त वस्तुओं के क्रय की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। दूसरा जो बिंदु है वो है इसके पश्चात इस कार्य से संबंधित नीति, उसकी प्रक्रिया तथा नियंत्रण विधि का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके संबंध में कार्य प्रवाह चार्ट बनाया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अगला कदम उस कार्य से संबंधित व्यवहारों के कुछ नमूने चुनने होंगे। ये नमूने ऐसे होने चाहिए जो समस्त व्यवहारों के प्रतिनिधि हों। चौथा पॉइंट है नमूने के व्यवहारों की आरंभ से अंत तक संपूर्ण जांच की जानी चाहिए। इस जांच में प्रपत्र एवं प्रमाणकों की जांच संस्था के कर्मचारियों तथा बाहर के लोगों से साक्षरता तथा संबद्ध साहित्य का संदर्भ प्राप्त करना सम्मिलित है। जांच किए गए कार्य की महत्वपूर्ण त्रुटियों को साधारण त्रुटियों से अलग कर देना चाहिए। इसके कारण इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा इनके दुष्प्रभाव का पता लगाना चाहिए। अंत में अपनी जांच के संबंध में प्रबंधकों को रिपोर्ट दी जानी चाहिए। रिपोर्ट बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि व्यस्त प्रबंधकों के पास बड़ी रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन रिपोर्ट इतनी संक्षिप्त भी नहीं होनी चाहिए कि उसका सही अर्थ निकालने में भी कठिनाई हो। रिपोर्ट में त्रुटियों को दूर करने के उपायों की भी यथासंभव वर्णन करना चाहिए कि रिपोर्ट में यदि कोई त्रुटियां रहे तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स,